सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, लेकिन एक जानकारी भागलपुर से आ रही है, जहां पर जिस स्कूल के ठीक सामने हमारे संवाददाता मौजूद है रीमा पराशर। रीमा पराशर, क्या जानकारी दे रहे हैं आप? वहां मशीन काम नहीं कर रही है? देखिए, भागलपुर के किसी भी बूथ पर अभी मशीन काम नहीं कर रही है प्रसून जी, क्योंकि एक नया जो सिस्टम यहां पर इस बार इलेक्शन कमीशन ने लगाया है वीवीपैट, जिसमें कि उम्मीदवार जिसके नाम पर बटन दबाया जाएगा उस उम्मीदवार का चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा। शायद जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी जानकारी इसकी बहुत ज्यादा नहीं थी, ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी गई, जिसकी वजह से पीछे आप देखिए लाइनें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी लोग सिर्फ कतार में खड़े हैं, क्योंकि दोबारा से नई मशीन्स आई हैं। उन मशीनों को हटाया गया है और अब नई मशीन्स यहां पर लगाई जा रही हैं, क्योंकि पुरानी मशीन्स में गड़बड़ी की यहां पर सूचना मिल रही है, जो कि चलानी नहीं आ रही है लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि आधा घंटा देरी से भागलपुर का चुनाव फिलहाल चल रहा है। अभी तक दूसरे भी जो बूथ है वहां पर भी अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुई है। आप बता रहे हैं कि वहां पर मशीन पूरे भागलपुर में काम नहीं कर रही है, और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं अरिजीत शाश्वत, जो कि अश्विनी चौबे के बेटे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, और दूसरी तरफ अजीत शर्मा है कांग्रेस के, जो माना जा रहा है, और अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा फिल्मों में काम करती है, वो चुनाव प्रचार भी कर रही थी। ये सारे लोग यहाँ पर वोट डालने आएंगे या किसी दूसरे बूथ पर जाएंगे? देखिए, अश्विनी चौबे और उनके बेटे यहां पर आएंगे वोट डालने के लिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और उनकी बेटी, हालांकि नेहा शर्मा आएंगी या नहीं अभी तक वो कंफर्म नहीं कर पाई हैं, लेकिन उनका बूथ जो है वो यहां से थोड़ी दूर पर है। निशिकांत दुबे जरूर अभी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी इस बूथ पर नहीं है। एक और इसके बगल में ही बूथ है जहां पर निशिकांत दुबे है, लेकिन वो भी क्योंकि मशीन अभी काम नहीं कर रही है तो वो वोट नहीं डाल पाए हैं। कुल मिलाकर 9 बजे यहां पर जो दो अहम, जो हम कह सकते हैं नाम है, चेहरे हैं भागलपुर के, जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी। अश्विनी चौबे जिनके बेटे की किस्मत है, और अश्विनी चौबे जिनको बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बीजेपी की इंटरनल फाइट का इस बार सामना करना पड़ रहा है अपने बेटे को टिकट दिलवाने को लेकर। सुजीत, आपके साथ इस वक्त गिरिराज सिंह जी हैं, जरा उनसे बात कीजिए। बढ़ैया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का घर भी है, और आज वो वोट डालने लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल हाथ में पर्ची लेके, और पूरा वोटर आई कार्ड भी है इनके पास। तो मंत्री जी, वोट डालने आप आ रहे हैं पटना से, ये बताइए कि क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल, राज्य की जनता ने वर्तमान सरकार लालू प्रसाद जी नीति सरकार का थोबड़ा साफ होगा, माहौल यही है। आज 49 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार की जनता अब जंगल राज 2 नहीं चाहता है, इसलिए थोपड़ा साफ होना है। अभी कल जो घटना घटी कल रात में, जिस तरीके से अब जो मिनिस्टर हैं उन पर ये आरोप लगा कि कैमरे पर बल्कि वो रिश्वत लेते हुए, उसका क्या कुछ असर? देखिए, ये तो छोटी मछली था। अगर बड़ी मछली पकड़ा गया होता, स्टिंग होता, आज देश के सामने में वो चेहरे बेनकाब होते, जो चेहरा नकली चेहरे के साथ खड़े हैं, जिसका उद्भेदन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि यहाँ एक एस्टीमेट घोटाला हो रहा। लेकिन आप लोगों के पास डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था सरकार के खिलाफ? ऐसा है, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? अब इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि एक मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए वो कह रहा है कि सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसका नाम है एस्टीमेट घोटाला। ये अलग है कि जो पकड़ा गया, अगर वो मछली पकड़ा गया होता तो आज बिहार की जनता असली सुशासन के चेहरे को देखता और बेनकाब। उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया, टिकट भी नहीं दिया, इसका डैमेज कंट्रोल? ये डैमेज कंट्रोल नहीं है। ये अगर उनमें हिम्मत होती तो जिस दिन जीतन राम मांझी ने कहा था कि यहाँ एक एस्टीमेट घोटाला है, वो कहते कि मैं थर्ड पार्टी से इसको जांच कराने को तैयार हूं, लेकिन आज तक नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने बहुत मुद्दा उठाया, जैसे गौ मांस का मुद्दा, उसका क्या देखिए असर है? देखिए, असर बेअसर तो ये तो लालू जी जाने और नीतीश कुमार जिन्होंने उठाया, जिन लोगों ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे को ही लाया। आपने देखा कि गांधी मैदान में उनकी रैली हुई, और गांधी मैदान में लालू जी का विकास का मुद्दा क्या था? भैंस ने पटक पाया तो मोदी क्या पटकेंगे, जनता ने नकार दी। तब उन्होंने लाया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड पर हम चुनाव लड़ेंगे।
जनता ने नकार दी। तब दादरी का मुद्दा, यूपी का मुद्दा उठा करके बिहार में लाए कि हिंदू गौमांस खाते हैं। फिर उन्होंने लाया कि बकरी के मांस और गाय के मांस में अंतर नहीं है। और तो आपने कह दिया कि माँ बेटी नहीं, माँ बेटी आप लोग देखते कम है और अपने मुंह से दूसरे को कहवाते हैं। मैंने जो कहा वो ट्वीट किया हुआ है, देख लेंगे। फिर उनके रघुवंश बाबू ने कह दिया कि ऋषि मुनि गौमांस खाते थे। तो ये मुद्दा किसने उठाया? ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने उठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर ही बिहार में उनको पछाड़ने। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण का जो ये लोग कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे, जो और चुप्पी साधे हुए थे, कल उन्होंने मुंबई में इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि आरक्षण हम जारी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कम से कम प्रधानमंत्री को आगड़ों के लिए भी सोचना। देखिए साहब, जब चुप थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, पार्टी चलती है अध्यक्षीय व्यवस्था में, कि साहब संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण का जो था, जो है, वही रहेगा। 7 राज्यों में मेरी सरकार है। सुशासन बाबू नेट खोल के देख लेते, वहां आरक्षण खत्म हो गया क्या? तो ये केवल बातों को उलझा करके रखने की बात कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्कीम लाया है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है, वो देश के सभी लोगों के लिए है। हम सबों को उद्धार चाहते हैं। ये लोग तो बांट करके की बात करते हैं, 25 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। भैया भाभी और देवर की सरकार, इनमें हिम्मत है या होती तो 25 साल का हिसाब देते कि गरीबों के लिए कौन सा नीतियां लाए। जब 25 साल में गरीबी मिट पाई तो आगे क्या करें? हम तो एक मौका मांग रहे हैं, एक मौका 5 साल के लिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि वोट डालने आए हुए हैं बढ़ैया, और बता रहे थे कि जो भी मुद्दा महागठबंधन की तरफ से आया है वो बेअसर हुआ है और उन्हें, उनकी पार्टी को, एनडीए को इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, बढ़ैया, लखीसराय, आज तक। और इन सब के बीच बता दें, भागलपुर में मशीनें चल पड़ी हैं, वोटिंग देने का सिलसिला चल पड़ा है। सांसद निशिकांत दुबे चूंकि वहीं पर वोट डालने पहुंचे, जो कि भागलपुर के वहां पर रहने वाले हैं, तो वहीं पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है। हालांकि वो सांसद गोड्डा से हैं, जो कि झारखंड में आता है। बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है। झारखंड और बिहार की सीमा जो है एक लाख से मिलती है, और भागलपुर उसको कह सकते हैं आप बॉर्डर पे है। तो बिल्कुल इलाका, और उसमें भी आप कहलगांव चले जाइएगा, जो आखिरी सदानंद सिंह की सीट है, जहां की कांग्रेस लगातार जीतती रही है, वो बिल्कुल ठीक बॉर्डर का हिस्सा है। तो भागलपुर में शुरू चला है। लेकिन दूसरी तरफ बांका में इस वक्त हमारे साथ मनोज्ञा जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, बांका में क्या आप देख पा रहे हो सुबह सुबह? आधा घंटा हो चुका है लेकिन मशीन नहीं चली है। एक बूथ पर अभी तक मशीन नहीं चली है। लोगों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ है कुछ लोग बात करने के लिए। मशीन नहीं चल रही है, आधे घंटे से खड़े हैं, समय नष्ट हो रहा है वोटर का, और साथ ही साथ जो घंटे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जी, और त्योहार का माहौल भी है, और कल से एक पूजा शुरू है। कुछ लोगों को गंगा स्नान करने भी जाना है, और सुविधा काफी हो रही है। इस बार मुद्दा क्या होगा लोगों के लिए? इस बार मुख्य मुद्दा है सड़क और सुरक्षा का। यहाँ से भागलपुर महज 46 किलोमीटर की दूरी पे है, पर पहले एक घंटे का समय लगता था। अब भागलपुर जाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग जाता है। सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। सिर्फ बात सड़क की नहीं है, बाकी और भी काफी सारी चीजें। अगर मैं ये कहूँ कि भागलपुर को जाना जाता है मंदार पर्वत के लिए, जहाँ मंथन हुआ था, यही वो पर्वत है जहाँ पर देव और दानवों के बीच मंथन हुआ था, जिसे मथनी के हिसाब से यूज किया गया था। लेकिन अब समय आ गया है जब बांका के लोग मंथन कर रहे हैं और इस बार फैसला लेंगे कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। और ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि सिर्फ वोट इस बार यादव वर्सेस यादव है, तो कहीं पर हेम्ब्रम वर्सेस हेम्ब्रम है। जो 5 सीट है, इस बार 5 सीटों पे 3 पर तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 2 पर अभी तक बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 3 पर कैंडिडेट 5 पर दिए गए हैं। लेकिन अब मजा आएगा इस बार इलेक्शन में, क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली बात होगी कि सिर्फ आरजेडी को वो सीटें दी गई हैं जहां पर बीजेपी काबिज है, और जेडीयू ने वही सीटें ली हैं जहां पर जेडीयू अभी फिलहाल विधायक हैं उनके। यकीनन ये एक स्थिति, जो एक बात संजय जी ये बताइए कि दरअसल बांका वो जगह है जहां पे प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जिन जगहों पर रैली, 7 रैली कर चुके हैं वो शुरुआत में, और संयोग से आज वोटिंग है, तो आज भी भभुआ में रैली है, जिसको लेकर बहस चल रही है, लाइव टेलीकास्ट किया जाए या ना किया जाए। चुनाव आयोग का
दरवाजा भी खटखटाया गया है। लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होती है, जहां पर सोनिया गांधी रैली करती है, राहुल का, इसका कोई प्रभाव पड़ता है वोटरों के मन पर, या वो भी पहले से तय होता है? देखिए, चुनाव में कई चीज़ों की भागीदारी रहती है, कई चीज़ों का अपना अपना रोल है। अगर इन प्रचार प्रसार का, इस तरह की रैलियों का कोई प्रभाव नहीं होता, अगर हम इसके प्रभाव शून्य मान लेते तो इस तरह की रैलियां की नहीं जाती। लेकिन शायद जितना ये नेता समझते हैं कि हम अपनी एक रैली करके वोटर के मन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल देंगे, शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत छोटे से संख्या में। और जिस तरह का चुनाव इस बार बिहार में हो रहा है, जहां मतदाता बिल्कुल दो ध्रुवों में बटे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह के चुनाव प्रसार का तो बहुत ज़्यादा महत्व दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन प्रसून में जी खाली एक जानकारी दर्शकों को दे दें, गिरिराज सिंह वोट डालने पहुंचे हैं। हालांकि देखिए कैमरा भी अंदर तक पहुंच गया, ये भी नहीं पहुंचना चाहिए नियम कायदे से। नहीं, मैं ईवीएम की बात कर रहा था। ये जो हम बार बार कह रहे हैं ईवीएम नहीं चल पड़ा, मुझे लगता है ईवीएम की गलती नहीं है, गलती है ट्रेनिंग की। जिस तरह की जितनी बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत होती है वोटिंग के दिनों में, और शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। और जिस स्कूल के कर्मचारी हैं, स्कूल के शिक्षक हैं जो ज़्यादातर इन पोलिंग स्टेशंस पे ड्यूटी करते हैं, मुझे लगता है प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव है। अगर आप इन कुछ लोगों से बात करने का कभी मौका मिले तो देखेंगे, वो कहते हैं कि ट्रेनिंग का अभाव होता है, ईवीएम की शायद गलती नहीं है। नहीं, ईवीएम की नहीं, जाहिर है वो तो गलती तो मानवीय ही है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या करना, टेक्नोलॉजी आपको सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन रामकृपाल जी, एक सवाल लोगों के जहन में बार बार होगा, क्योंकि जिक्र भ्रष्टाचार का इन्होंने उठाया गिरिराज सिंह जी ने। जिस कुशवाहा जब पकड़े गए तो ना सिर्फ उन मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जो चुनाव लड़ रहे थे पिपरा में, जो पूर्वी चंपारण में आता है, उनको वहां से भी हटा दिया गया। इसका मतलब है वहां एक लिहाज से जो भी कैंडिडेट दूसरे होंगे उनके लिए एक क्लियर रास्ता हो गया। ये सब मैसेज बाकी विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालते हैं या नहीं, परसेप्शन के लेवल पर भी? प्रसून जी, देखिए मैसेज अच्छा है, लेकिन बात वही होती है कब और किस मौके पर क्या कदम उठाए गए, इसका महत्व ज़्यादा होता है। कदम अच्छा है या बुरा? यूपीए ने 3 बहुत अच्छे काम किए, फूड बिल, लैंड बिल, लेकिन कब किया? जब महीना भर रह गया था सत्ता से जाने का। उसका उतना असर नहीं होता। अगर यही कदम 10 साल पहले उठाए गए होते तो अलग होता। आज चूंकि नीतीश जी बिल्कुल इलेक्शन के उसमें है, मैं मानता हूं अच्छा कदम है, लेकिन हमेशा ये होता है कि कोई भी कदम आप कब उठा रहे हैं। जब सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, पोलिंग शुरू होने जा रही है, मतदान की पूर्व संध्या पर यह एक्शन, तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं, इसका सारी राजनीति रामकृपाल जी चुनाव जीतने के लिए इस देश में होती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, और अपना कैंडिडेट ही आपने हटा दिया। नहीं, मैं बताऊं आपको, इसीलिए जो अभी संजय जी बात कर रहे थे, मैं एक बात बता दूं, 90% वोटर जो होता है वो डिसाइडेड होता है, वो भाषण और अखबार पढ़ के बदलता है। अगर डिसाइडेड था तो नहीं, मैं बताऊंगा प्रसून जी, 10% वोटर जो होता है वो इंडेसिव होता है, उसको लुभाना, वो सुन करके इधर से उधर हो जाता है। और देखिए, जहां 1000 वोट से डिसीजन होता है हारने और जीतने का, वहां वो जो 10% अनडिसाइडेड वोटर होता है उसको अगर आप इन्फ्लुएंस कर लें, क्योंकि वोट बैंक तो सबका एक सॉलिड होता है, डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो 10 से 15% ही होता है, जो फेंस सीटर है, जो इधर जाएगा या उधर जाएगा। इसलिए आप देखिए 2000 वोट से हारते हैं, 1500 वोट से हारते हैं, कोई 2 लाख वोट से, इसमें 1.5 लाख वोट से विधानसभा चुनाव में नहीं जीतता है। इसलिए वो 10% का महत्व 90% से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सारी चीज़ें कवायद होती है, 100% के लिए नहीं होती है। 90% वोटर डिसाइडेड होता है। आप किसी भी इलेक्शन पता कर लें, कहीं भी कोई भी सर्वे कर लें, आप देख लें, बहुत सारी जगहों पर लगातार। हम एक मिनट जरा, बहुत नवादा से भी खबर आ रही है, अशोक जी बताइए, वहां पर भी वोट डालने में मुश्किल हो रही है मशीन को लेकर? बिल्कुल प्रसून, आधा घंटा देरी से यहाँ पे शुरू हुआ है, मशीनों का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप वोट डाल के आई हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रख के आपने वोट डाला है? हमने इसी मुद्दे पर वोट डाला है कि विकास हो, राज्य का बढ़िया रोजगार हो, लाइट सही हो, पूरा हर चीज़ का विकास हो, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एकजुट होकर बनाए रहे, जो अभी बना हुआ है सब मिलजुल कर। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें और विकास होना चाहिए। आपने पहली बार वोट डाला, क्या जहन में था आपके कि क्यों वोट डाला जाए?
जी सर, यहाँ बेरोजगारी काफ़ी है सर। हम चाहते हैं कि हमारे जिला में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। हमारे युवा बहुत बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, जो कि हमारे स्टेट में होना, डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और सर बिजली तो सुधरा है सर, रोड भी बना है। नीतीश कुमार ने तो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, स्टडी पे फोकस किए हैं, लेकिन हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ होना चाहिए। जो ये हमारे हिंदू मुसलमान के बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी मुद्दा दूसरा उल्टा पुल्टा उठा हुआ है गौ मांस का, ये सब नहीं होना चाहिए, जो कि सद्भावना से इंडिया एक सबका जात पात के लोग यहाँ रहते हैं। जब बिल्कुल विकास की बात होनी चाहिए। आधा घंटा देरी से यहाँ शुरू हुआ, क्या दिक्कत थी? ये प्रोजेक्टिंग अफसर से जब मैं पूछा कि क्यों देरी हो रही है, तो बोले कि ये सिस्टम में थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लेट हुई है। बाबा, आप काफी चुनाव देख चुके हैं, इस बार का चुनाव कैसे कुछ अलग है, किस ढंग से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव तो चुनाव ही होता है, लेकिन कुछ तो अलग जरूर है। जितना दौरा हो रहा है, ये दौरा नहीं होना चाहिए था। लोग प्राइम मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं, आज भी हैं, रोज दौरे पर रहते हैं, तो वहाँ क्या होगा, देश को क्या करेंगे, कहाँ ले जा करके पटकेंगे? जब इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है, विकास ही मुद्दा है। और नीतीश ने वो किया है। ये रोड जो देख रहे हैं, यहाँ पर बरबट होना पानी रहता था। बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया, महागठबंधन कह रहा है हमने विकास किया। कुछ जाति की बात हो रही है, कोई दूसरी चीजों से कोई बात नहीं है। जाति से क्या लेना देना? हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, तो ये क्या ये आते हैं, पूरे जमाने से न है। विकास मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा विकास है, विकास चाहिए। जैसे जाम की समस्या यहाँ है, नवादा में जाम नहीं हट रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, करप्शन ज़्यादा है, ये सब हटना चाहिए सर। ये सब में बदलाव, भेदभाव है, समझे, ये सब दूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पे विकास की बात लोग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, सब साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन विकास होना चाहिए। कोई दूसरे मुद्दे यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। तमाम लोगों का कहना है कि जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, विकास होना चाहिए। जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार मिलना चाहिए। सारे कैबिनेट मिनिस्टर उमेश जी प्रचार में लगे हैं। बुजुर्ग शख्स कह रहे थे कि इतने पहले कहाँ होता था, बहुत होने लगा है। हाँ, ऐसा इस बार के चुनाव में तो बिहार में मुझे लगता है पूरे देश का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि मुझे वर्षों मैं भी कवर कर रहा हूँ चुनाव, और ऐसा कभी देखा नहीं गया कि भारत की जो केंद्रीय सरकार है उसके मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन ये ट्रेंड लगातार रहा है 2014 के बाद से। अगर देखें तो हर जगह पे, महाराष्ट्र में भी जाते थे, कश्मीर में भी गए। बिहार में अगर आप संख्या देखें, केवल संख्या के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि इतना संकेंद्रण कभी नहीं हुआ था। ये बात सही है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ था हाल के दिनों में, प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी रैलियां हुई, लेकिन विधानसभा में तो ऐसा लगा कि चुनाव प्रांतीय कमेटी नहीं लड़ रही है बीजेपी की। ऐसा लगा कि पूरा आला कमान जो बीजेपी का है, जो केंद्र सरकार का पूरा अमला है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो ये एक नई विशिष्ट पहलू। सारे पोस्टर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी, क्योंकि आप सब लोग चुनाव आचार संहिता के बारे में जानकारी है, बहुत ताजुब हुआ मुझे। अभी आदरणीय गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, वो मतदान केंद्र के बाहर नहीं, मतदान केंद्र की लाइन में होकर और पूरे भाषण दे रहे हैं, और पूरे मतदाताओं को प्रभावित करने का एक तरह से वो पूरा वो तरीका उन्होंने एडॉप्ट किया। वो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो एक चुनावी वक्तव्य देना, वो भी लाइन में। आपको याद होगा गुजरात के इलेक्शन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी एक आया था, लेकिन वो पता चला था कि वो वहां से दूर थे, इसलिए उनको मुक्त कर दिया गया आरोप से। लेकिन ये जो मसला है कि लाइन में खड़े होकर आप भाषण दे रहे हैं, और वही मतदान केंद्र पर, जबकि मतदाता बाकायदा पंक्तिबद्ध खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी इस तरह की चीजें एक चैलेंज है। हमें लगता है चैलेंज नहीं है, चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा, क्योंकि जिस तरीके से इवेंट दिखाया तक गया, वोट डालते हुए कैमरे बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, कैमरे बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, मशीनें काम नहीं कर रही हैं, बटन दबाते हैं। देखिए मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं, कई जगह आपके रिपोर्टर बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आडवाणी जी को मैं इस समय याद करना चाहूंगा। 2009 के चुनाव हारने के बाद आडवाणी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि भाई दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहां भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या तो नहीं है, और अगर है कहीं तो साथ में पैरेलल
एक बैलेट पेपर की भी व्यवस्था है। तो हमारे देश में भी इसको सोचा जाना चाहिए, क्योंकि इतना विशाल देश है, इतनी विभिन्नताएं हैं, अज्ञानता है, अशिक्षा है। ऐसे देश में सिर्फ बटन दबाकर करने के बहुत सारे घाटे भी हैं। ये स्वयं आडवाणी जी ने कहा था और उनकी मांग थी कि बैलेट पेपर की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। संभवतः वो समानांतर प्रक्रिया की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो स्वयं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि वो जानते नहीं कि कैसे सिस्टम काम करेगा, सिस्टम सीख। अब सवाल इतना है कि इतने बड़े हम इस पे लौट रहे हैं। ये जानकारी खाली दे दें कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह भाषण दे रहे थे लाइन में खड़े होकर, इस पर पैनल की भी राय है और चुनाव आयोग की जो नीतियां होती हैं और उसके जो नियम कायदे हैं उसके तहत भी ऐसा नहीं किया जाता। चुनाव आयोग मेरे ख्याल से हर चीज पे नजर भी रखे हुए और कहा गया था कि नेताओं की आवाजाही पर उसकी खास तौर से पैनी नजर है। पर्यवेक्षक नियुक्त हैं, हर बूथ पर पर्यवेक्षक है, इस बात की भी जानकारी दी गई थी।